अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 17 कैप 5 का स्टार्ट हो गया है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने कल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा उधार बाकी है। वर्क हार्ड लिमिटेड किया था ट्राई, छोड़ दिया था, शर्म तो नहीं आती। अच्छा, कितने बच्चों ने ट्राई किया? जेड़े को 2-4 आए होना, जो किन्ने ने ट्राई किया है? मतलब आधों ने किया, आधों ने नहीं किया। यानी फुल क्लास सैंपल साइज वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी आधों ने भी नहीं किया है। कंप्यूट करें फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर। ओईआई टेस्ट भी है भाई। वो टेस्ट को ना पोर्टल पे फिजिकल वालों के भी अपलोड करो, वो वहां से देख के घर पे टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी को कह दो कर देंगे वो। ठीक है, साकिब का नंबर लें, साकिब नूर का, उन्हें कहें कि कॉस्ट का टेस्ट नहीं फिजिकल वालों पे वो कर सकते तो फिर आईटी वालों के पास जाए। ये आपने इंश्योर करना है, एड वुड भी खुद हो, सो कोई करना है खुद करें ना। अब टेस्ट देना है सब बच्चों ने, ऑनलाइन वालों टेस्ट देना है आज लाजमी। अच्छा जी, मैं आपको वो पहला टेस्ट है, बिस्मिल्लाह तुसी यहो जी करनी है। मैं आपकी सबमिशन जो है वो रिलैक्स कर दूंगा थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन टेस्ट दिए बगैर जो है ना मंडे को मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है जी। वर्क हार्ड लिमिटेड इज एंगेज, मंगनी हो गई है उसकी। अच्छा सॉरी, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स एंड यूजेज एबीसी, यूज कर रहा है ऑलरेडी, फॉर एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात होगी फिर सवाल में। कल तो उसने टोटल ओवरहेड दे दिए थे, फैक्ट्री भी और सेलिंग भी, कोई मसला नहीं। कॉमन एक्सपेंसेस हैं, बांटने हैं प्रोडक्ट में, तो वो फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स हों, वो सेलिंग वाले हों, एडमिन वाले हों, जो भी दे दे वो हम बांट देंगे। ठीक है। The detail of its overheads for the month of April are estimated FOH है। ठीक है जी, estimated as follows. Salaries of labor supervisor, fuel and power, repair and maintenance, रिपेयर मेंटेनेंस फिर आ गया। अच्छा, ऊपर मशीन, नीचे फैक्ट्री, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट और अदर ओवरहेड्स। फिर प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है, रॉ मटेरियल परचेजेस गिवन है रुपीज में, नहीं केजीज में। ओके, ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है, नंबर ऑफ मशीन्स जितनी चल रही हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर जो चलती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट है ना तो डिफरेंट मशीनों पे बनती होंगी। ठीक है। फिर मशीन आवर्स पर यूनिट, एनर्जी कंजम्पशन पर मशीन आवर। अब ये एनर्जी कंजम्पशन आप जो मर्जी अज्यूम कर लें, किलोवाट आवर्स ही कह लें इसको, आप इसको पर यूनिट भी कह लें, फ़र्क क्या पड़ता है कि एक यूनिट। ठीक है, बस वो उन्होंने पर आवर इतनी बिजली लगती है, उसको जो भी कह दें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई मसला नहीं। वैसे ये नॉर्मली किलोवाट आवर्स ही होते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन, तो ये जनाब हमारी फैक्ट्री है मिसाल के तौर पे, और उसके अंदर फिर प्रोडक्ट्स 3 बन रही हैं। तो ए प्रोडक्ट वाली मशीनें कितनी हैं जी? ये 30 मशीनें। बी की जो है वो 40 हैं ऐसे तरह, और सी की कितनी है? 50 है, और ज़्यादा हो गई। अब जितनी ज़्यादा मशीनें किसी प्रोडक्ट की जगह घेर रही हैं, तो समझो फैक्ट्री का उतना ज़्यादा एरिया वो प्रोडक्ट घेर रही है ना। ठीक है, ये इस तरह से बात थी। अच्छा, अब अदर ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। चलो आज उसने प्रोडक्शन पे एलोकेट करवा दी जो अदर्स बचे हैं। अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर्स के लिए असल में तो लेबर आवर्स होने चाहिए, ऐसे ही है। लेबर को सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट लेबर को ही करते हैं, जाहिर सी बात है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स भी गिवन है। ना भी होते तो इनडायरेक्ट, मतलब आवर्स गिवन ही एक है, डायरेक्ट तो क्या इनडायरेक्ट क्या, बस एक ही है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है, लेकिन हमारा ये कॉस्ट पूल है। बेसिकली वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, और ये उन्होंने कॉस्ट पूल्स बनाए हुए हैं। तो इस कॉस्ट पूल का मुनासिब कॉस्ट ड्राइवर क्या लग रहा है आपको? डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेकिन ये हैं पर यूनिट, तो इनको आप प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे टोटल। तीनों का टोटल, ग्रैंड टोटल, वो ग्रैंड टोटल आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो पर लेबर आवर इसका एफओएच का रेट आ जाएगा। फिर फ्यूल, अच्छा इसके लिए मैंने लिख दिया जी, क्या चीज़ चाहिए हमें, क्या चीज़? डायरेक्ट लेबर आवर्स। फिर जी
उसके बाद फ्यूल एंड पावर, किलोवाट आवर्स आप देख कर आए हैं। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों की भी है और फैक्ट्री की भी है। हाँ जी, मशीनों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में सबसे पहले जो मेंटेनेंस आवर्स होते ना होते तो अपना कॉस्ट की बेस पे भी कर सकते थे, लेकिन ये तो दोनों चीज़ें गिवन नहीं है, तो फिर मशीन आवर्स तो है ना, लेकिन मशीन आवर्स का भी मसला वही है, नंबर ऑफ मशीन्स अलग गिवन है, मशीन आवर्स अलग गिवन है, प्रोडक्शन अलग गिवन है। ये तो और मुसीबत पड़ गई। क्या मतलब, एक यूनिट पर कितने मशीन आवर लगते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा हाँ, ये तो सीधा ही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ मशीन शायद कहीं और यूज़ करनी थी, वो कहीं और यूज़ करनी है शायद, ठीक है ना। ये काम सीधा हो गया क्योंकि उसने पर यूनिट मशीन आवर्स दिए हुए हैं और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मशीन आवर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल मशीन आवर्स ले लेंगे, ठीक है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री की जो है, हाँ, इसके लिए अब एरिया मुनासिब है, और एरिया के लिए फिर आपको उसने ना असल में एरिया जो ऑक्यूपाई करवाया वो ईच मशीन से करवा दिया। कहता है एक मशीन प्रोडक्ट ए बनाने वाली एक मशीन 20 स्क्वायर यार्ड घेरती है, तो कितनी मशीनें हैं इसमें, ये ठीक हो गया जी, सही है। इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा। अच्छा, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, यहाँ पर उसने नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिए हुए बल्कि ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है। अच्छा, अब पूरे सवाल में कहीं पे आपको क्लोजिंग स्टॉक नज़र आया? नहीं नज़र आया। इसका मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वही फिर सेल यूनिट्स हैं। ऐसा ही है ना, यही असम्पशन ले सकते हैं, अनलेस के वो कह देता कि इतना स्टॉक पड़ा है या इतने % हम स्टॉक रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्रोडक्शन ही सेल, ठीक है। तो फिर कितने गया, ऑर्डर क्वांटिटी केजीज में है और परचेज भी, अच्छा ये तो है ही मटेरियल, तो मटेरियल की भी कोई इन्वेंट्री नहीं है। उसने परचेज किए टोटल 75,000 केजीज और एक दफ़ा में मंगवाए कितने, 25,000 केजीज, तो इसके 3 ऑर्डर्स आए। ऐसे ही इसके पता नहीं कितने ऑर्डर्स आए, वो आप देख लेंगे, इसके 5 आ गए, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल करोगे यहाँ पर और वो टोटल को डिवाइड करोगे 3300 से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड किया तो फिर पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी। और इसके लिए उसने क्या बताया जी, प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक हो गया, सिंपल सवाल था, यहीं पे करूंगा यार। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, पर असल में ऑर्डर क्वांटिटी केजीज में गिवन है, जिससे पता लगा है ये ऑर्डर क्वांटिटी मटेरियल की है, रॉ मटेरियल की। तो वो कह रहा है प्रोडक्ट ए के लिए टोटल 75,000 केजीज हमने मटेरियल परचेज किया है और एक दफ़ा में 25,000 केजी परचेज किया है। तो फिर साल में कितने ऑर्डर, इस पीरियड में कितने ऑर्डर्स करेंगे, तो 75,000 है। अगर 25-25 करके मंगाना है तो 75,000 मंगाना है, तो कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल बात है। 75,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। चलो अब, चलो फिर बोर्ड पे कर लेते हैं, चलते फिरते रहते हैं। असल में वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन मेरे प्लान में है, मैं 1 नोट पे करूँगा, क्योंकि जो पहला सवाल है वो 4 महीनों का सवाल है, तो 1 महीना करके बाकी मैं सारा टेबल बना के लाया हूँ, तो फिर सारा लेक्चर ना 1 नोट पे आ जाए, आप कहेंगे यार, है ना। लेकिन अब थोड़ा उधर उधर होके बैठना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ उधर। अच्छा जी, अब कंप्यूट करना है फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसका मतलब वो जो कल और परसों हम वर्किंग कर रहे थे वो आज हमारी रिक्वायरमेंट ही बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप बीच में से निकल के इधर आ जाओ, ऐसे दरम्यान में, ठीक है। न्याणे ही कोई नहीं आज मेरे जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्प्रिंग 25 का, तो एक नाम क्या है इसका, वर्क हार्ड। अब ये वर्क हार्ड आप करेंगे तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन है एबीसी कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ठीक है, जो नोट्स में है। रीसेंट अटेम्प्ट का मुझे नहीं पता उसमें क्या आया था, मतलब मैं जान के छुपा लेता होता हूँ। रीसेंट अटेम्प्ट की तरतीब ये होती है कि वो बिल्कुल एंड पे जाके, जब रिवीजन, एमए की रिवीजन 2 से 3 दिन में मैं करवाता हूँ एंड पे जाके, और उस रिवीजन में पास पेपर जो रीसेंट अटेम्प्ट होती है वो सारी सॉल्व की जाती है। अब जो टॉपिक रिसेंट टाइम में आया हुआ है रिवीजन टॉपिक की करवा के वही करवा देता हूँ, और जो सवाल नहीं होता फिर वो मजबूरी में कोई ना कोई और सवाल उठाना पड़ता है, ठीक है ना।
तो उस तक वेट करता हूँ मैं। पेपर वाले दिन रिक्वायरमेंट देखकर सिर्फ ये देख लेता हूँ पर्चे में आया क्या था, तो फिर उसको साइड पे रख देता हूँ। मैं पूरा सेशन नहीं देखूंगा उसको, तो फिर एंड पे जाके ज़रा चेक हो जाता है कि हम जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हमारी तैयारी ठीक है या नहीं, कॉन्फिडेंस आता है। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ताकि हम ज़रा अच्छे से अपने आप को परख सकें। एक अटैम्प्ट छुपा ली। आई कैप का लेवल आई कैप के पर्चे में ही मिलता है, वो कहीं और तो मिलता नहीं है, तो वो एक पूरा पर्चा बचा लेना एंड के लिए ज़रा बेहतर होता है। ठीक है, ओके। इधर क्यों नहीं हो रहे, इधर बस बस बस, ओके उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कॉस्ट पूल्स, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स, फिर जी एक्टिविटी वाइज एफओएच का रेट, एक्टिविटी वाइज एफओएच का रेट निकालते कैसे हैं जी? टोटल, बोलो बोलो बोलो, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम या टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट वाइज एफओएच निकालते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट कौन कौन सी है? ए बी सी, यहाँ पे हमने ऑब्जॉर्व करवाना है, तो जो ये एफओएच का रेट आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म्ड के साथ, वो यानी जो भी एक्टिविटी जो बेस बनाई है हमने। ठीक है, एक फजूल मार्कर। अच्छा जी, अब वन बाय वन शुरू कर देते हैं जी। सबसे पहले है सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसके लिए हमें ड्राइवर चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 हैं, 7वां 8वां 9 लाइनें मैंने कहा छोड़नी है, उसके बाद वर्किंग नीचे ही कर लेना। तो इस तरफ भी जगह है वैसे। चले, तो आप सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे, खुला खुला ही रखते हैं उधर। यहाँ वर्किंग नंबर 1, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं जी। डायरेक्ट, ये मुझे चाहिए असल में टोटल डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए मुझे। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ये एक बार लिख दिया हमने। ठीक है, सारे ड्राइवर्स का इकट्ठे ही लिखा है, मतलब क्या मतलब? नहीं नहीं, ठीक है, वन बाय वन निकालते जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट है जनाब हमारे पास ए बी सी और फिर टोटल। ठीक है जी, ओके। अब ये वर्किंग है, अपनी मर्जी से 1000 में, मिलियन में, पूरी फिगर में, वो हम लेते रहेंगे, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, लें जी। सबसे पहले लेबर आवर पर यूनिट, ये वाली लाइन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो 1.25 इंटू 50,000, फिर 1.5 इंटू 55,000, फिर 1.75 इंटू 60,000 करना। रूटीन के सवाल ही हैं, देख लो आप जी। बोलो 62,500, 82,500 और ग्रैंड टोटल। पढ़ना छोड़ा तो नहीं हुआ तुमने? सवाल किया था घर पे ये वाला? पक्का चेक कर लो। नेक्स्ट क्या, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, बल्कि इधर इधर। सैलरीज टोटल है 14,400 थाउजेंड्स में, और ये ड्राइवर अब हमने निकाल लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है जी? सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर। कॉस्ट ड्राइवर इसका क्या है जी? टोटल की बजाय बस ये लिख दें डायरेक्ट लेबर आवर्स।
अब कितनी है जी? 14,000। अब जो डेटा उधर जैसे गिवन है वैसे ही यूज कर लो। इधर थाउजेंड्स में आ गया तो इसको भी थाउजेंड्स वाला ले लो, डिवाइड बाय 250। ठीक है, यही गल किया था। तो 250 लेबर आवर्स मैंने लिख दिए, आंसर आ गया मेरा 57.6 पर लेबर आवर। ठीक है, अब 57.6 को 62,500 से 82,500 से 1,05,000 से मल्टीप्लाई करो और थाउजेंड्स में आंसर बताओ। 3600, 4700, 4752 और आखिरी वाला बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं आप। खैर चलें, ऐसे भी ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या है जी? फ्यूल एंड पावर। इसके लिए मुनासिब, अब ये एनर्जी कंजम्पशन पर मशीन आर है, ठीक है, और मशीनें टोटल कितनी है हमारे पास? इसको भी तो मशीनों के साथ ही करना पड़ेगा ना। ये मशीन आर्स निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही है। एक यूनिट पर कितने गए ये पढ़ें, एक यूनिट पर कितने मशीन आर्स लगते हैं ये पड़ा हुआ है। इसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, वैसे भी हमें आगे मशीन आर्स तो चाहिए ही थे, तो मशीन आर्स कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो मशीन आर्स 0.3 सही लिखा है मैंने, ठीक है, इंटू 50,000, फिर 0.36 55,000, 0.42 60,000। ठीक है जी, तो मशीन आर्स हमारी अगली रिक्वायरमेंट है। हमने निकालने हैं जी मशीन आर्स। फार्मूला है जी इनका मशीन आर्स पर यूनिट इंटू प्रोडक्शन यूनिट। हाँ जी, जल्दी से बता दें। 15,000, 19,800, 25,200, 60,000। क्या चीज़ है जी? अच्छा नहीं, अभी तो ये पावर पहले आ गया ना, मैं मशीन आर्स इस पे चला गया था, पावर आ गया। अब पावर निकालनी है। अब मेरे पास मशीन आर्स आ गए, उसने बोला एनर्जी कंजम्पशन 1 घंटे की कितनी है? 6 किलोवाट आवर्स ही ले लेते हैं नाम इसका। ठीक है, तो एनर्जी कंजम्पशन टोटल लेनी है मैंने यहाँ पे। ये ना टोटल है सारा कुछ, क्या है? टोटल 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 तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन जी। अब यहाँ पे हमने लिखना है जी एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन पर मशीन आवर इनटू टोटल मशीन आवर्स, वो ऊपर ही हमारे पास अवेलेबल है। अब एनर्जी कंजम्पशन उसने बताई है 6 किलोवाट, 10 किलोवाट और 15 किलोवाट पर आवर। तो 6 इंटू 15,000, फिर 10 इंटू 19,800 और फिर 15 इंटू 25,200, ग्रैंड टोटल। तो चॉइस में छोड़ के जाने वाले को मसला है, चॉइस में छोड़ के नहीं जाओगे मसला नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूल एंड पावर है 13,320। फ्यूल एंड पावर हमने कहा जी किलोवाट आवर्स की बेस पे चलाएंगे इसको। अब टोटल क्या है जी? रुपीज 320, डिवाइड करेंगे इसको 666 किलोवाट आवर्स, तो आ गया जनाब ₹20 पर आवर। अब आप पर आवर कह रहे हैं, मतलब पर किलोवाट यूँ कह रहे हैं। तो ये बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर्स में ही निकली हुई है। ठीक है जी, तो 20 इंटू 90,000, 20 इंटू 198,000, 39,000। कम बढ़ गए। फिर जी 20 इंटू 7,560। ठीक है जी, नेक्स्ट इज
रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों वाला और एरिया वाला, मशीनों वाला तो सीधा ही आ गया, 9000 टोटल है और मशीन आवर्स ऑलरेडी निकले हुए। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन वाले की बेस है मशीन आवर्स जी, 9000 डिवाइडेड बाय ट्रिपल, नहीं सॉरी, वो है जी 60,000 मशीन आवर्स, ₹150 पर मशीन। हाँ जी, टोटल 60,000 है। ओके 60 जी, ये सही है। अब 60 इंटू 15, 19,800, 25,200 जी। नेक्स्ट 2970, 3780। नेक्स्ट रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री की एरिया के हिसाब से आनी है। एरिया अगेन हमें गिवन नहीं है, तो एरिया निकालेंगे स्क्वायर यार्ड पर मशीन इनटू नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो एरिया, टोटल एरिया निकालते हैं, साथ में हम प्रोडक्ट वाइज भी एरिया रख लेते हैं मशीनों के हिसाब से। तो स्क्वायर यार्ड पर मशीन इनटू नंबर ऑफ मशीन्स। अब 20 इंटू 30, 18 इंटू 40, 16 इंटू 50, बोलो 600, 720 टोटल। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री एरिया की बेस पे बांटेंगे, टोटल खर्चा है, बोलेंगे 6360। भाई जब मैं उधर जाता हूँ तो जाते हो आप भी, मैं बुलाऊं तब आया करो जी। डिवाइड बाय 2.12, क्या चीज़ है, स्क्वायर यार्ड, ठीक है जी। आंसर आ गया ₹3000 पर स्क्वायर यार्ड। अब इस 3000 को मल्टीप्लाई कर दें 600, फिर 720, फिर 800 से 1800, 2160, 2400। नेक्स्ट ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए चाहिए मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भाई को समझाते हुए पहले ही समझा गया, मटेरियल के ऑर्डर्स है ना, ठीक है, मटेरियल ही मंगवा रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी केजीज में गिवन है, आज यूनिट्स तो हम बना रहे हैं ना, तो खरीद मटेरियल रहे होंगे, ठीक है। तो फिर रॉ मटेरियल परचेज डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी से क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हम क्या करेंगे जी, मटेरियल परचेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। ये अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में जाके, वहाँ पे यही काम होगा इंशाल्लाह आने पर वक्त। अब इधर देखो जी, 75,000 डिवाइडेड बाय 25, 1,10,000 डिवाइड बाय 27,500 और 1,50,000 डिवाइड बाय 30। तो कितने कितने ऑर्डर्स आ गए, 3, 4, 5, 12। बाकी बहुत आसान सवाल था यार, मुझे लगा शायद आप मजाक कर रहे हैं। तो ऑर्डरिंग क्या लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल कॉस्ट कितनी है 3300, डिवाइड करें, ऐसे कर लिया करें, ऐसे मेरी तरह के बच्चे ऐसे कर, लाइक बच्चे बेशक ना किया करें, मेरी तरह बच्चे ऐसे कर लिया करें जी। कैलकुलेटर पर करके बताएं, 0.1000 में करना है, अच्छा मेरे जैसे बच्चे 1000 करें जी, सॉरी जी, कल वाला याद आ गया जी, 0.012 क्या चीज़,
ऑर्डर, आंसर आ गया। ये पर्चे में नहीं लिखना लेबर आवर्स, रुपीस, किलोवाट, ठीक है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए बात। पेपर वाला वर्जन तो ये था बस, ठीक है। आपने जो आगे 3000 निकाला उस पर भी पर स्क्वायर यार्ड ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो निकल आया उसको आगे सही मल्टीप्लाई कर दें, नो इशू। ओके जी, 275, 2,75,000 पर ऑर्डर, फिर इंटू 2 इंटू 3 है, अच्छा ठीक है, 825, थक गए सर, ये क्या काम है, कुछ और कराएं, करते हैं जी। उसका रह गया अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए। मेरे ख्याल में यहीं पे टोटल कर लो, फिर क्या ख्याल है, अलग से क्या करना है, टोटल ही करना है ना। 50, 55, 60, टोटल क्या बना, 165,000। चलो अब 1275 अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स किस बेस पर है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट क्या थी जी, 1275, 165 यूनिट्स इज इक्वल टू रुपीज 7 राउंड अप कर दें, ठीक है, पर यूनिट। अब पर यूनिट आ गया, यूनिट यहाँ पड़े हैं, इंटू 50,000 इंटू 55,000 इंटू 60,000 जी, 387 जी। और जनाब हमारे पास टोटल आ गया जी, 15,367, ये हमारे पास क्या आ गया जी, प्रोडक्ट वाइज टोटल एफओएच, ठीक है। लेकिन उसने हमें कहा था कि हर प्रोडक्ट की फैक्ट्री ओवरहेड रेट को निकालो पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो लेबर आवर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डिवाइड कर दें उनको लेबर आवर के साथ, तो डिवाइड करें डायरेक्ट लेबर आवर्स, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब 62.5, फिर जी 82.5 और 105, आंसर क्या आ गया, 170.5, 27.97, दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड रेट एफओएच का रेट पर लेबर आवर, और प्रोडक्ट वाइज तो उसको हमने किया ही हुआ है। आसान सवाल 9 नंबर का था। उधर ही मैंने बोला इधर आओ, रखो, बच्चों ने फोटो खींचनी होती है, पायलट ने आया ना, आइडिया नहीं है उसको, आइडिया। ले कोई सवाल तो नहीं होना इसमें, इसको पढ़ने की जहमत तो नहीं हुई होगी, आज कर लो, बल्कि ये वीकेंड के ऊपर एक नियत कर लो कि एफओएच और एबीसी वाला चैप्टर जो है वो आईके की किताब से लफ्ज़ वलफ्ज़ पढ़ लेंगे, और कुछ एक सफ़े पे कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जो नहीं ना हमने पढ़ी,
वो राइट डाउन करके तो मंडे की क्लास में मेरे हवाले करेंगे, ठीक है? ओके, अब थोड़ा बेशक इधर हो जाओ, तंग अगर नहीं हो रहे तो, और अगर उधर बैठ के भी ठीक हो तब भी बैठे रहो, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ जी, इस चैप्टर में अब मेरी तरफ से तो कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो बहरहाल आपके एंड पे अब है आई कैप की किताब को पोस्टमार्टम करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आई कैप की किताब, आई कैप का दावा है कि उससे बाहर मैं नहीं जाता। अगर हमने उसी किताब, मैंने वहाँ से पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ से देख लें तो तसल्ली हो जाएगी एक दफ़ा। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको हमने कल शुरू किया था। डीमेरिट है, मुझे भी नहीं आते, बोलो। Cost apportionment may still be required at cost pooling stage for shared items like cost, rent, depreciation of building. Apportionment can be at arbitrary way of sharing cost. भाई कह रहा है कि cost apportionment still जो है वो cost pooling stage पे शेयर आइटम्स की करनी पड़ सकती है। मतलब जैसे कि डेप्रीसिएशन या रेंट है, तो हमने तो बनाया कॉस्ट पूल, इंस्पेक्शन मसलन, मेंटेनेंस और सेटअप एंड सो ऑन, 2-3 पूल बना लिए। अब रेंट किधर जाए? तो कह रहा है स्टिल कुछ ना कुछ अपोर्शनमेंट करनी पड़ सकती है कि आप रेंट को पहले इन पूल्स में बांटें, पूल बनाना पड़ता है, ठीक है? उस मिसाल के तौर पे बताया। वो कह रहा है ये अपोर्शनमेंट जो है ये आर्बिट्रेरी हो सकती है, मतलब ये अंदाजे से ही होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये इसका एक डीमेरिट है। ज़बरदस्ती करके बनाया गया वैसे तो, मतलब कि हमने तो ये कहा था कि कॉस्ट पूल क्या है, आपने असल में डेफिनेशन सही से पढ़ी होती ना, ठहरो, सही से पढ़ी होती ना, वो क्या है? कॉस्ट पूल इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड फॉर विच ओवरहेड्स आर आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड। मतलब हमने कहा कि जी ये मेंटेनेंस की एक्टिविटी जो है, ये मेंटेनेंस की एक्टिविटी रिसोर्सेज कंज्यूम करती है और इसके ये FOH हैं, मेंटेनेंस के हैं। अब ये मेंटेनेंस का कॉस्ट पूल है, लेकिन मसला ये है कि पूरी फैक्ट्री चार दीवारी जो है वो किराए पे है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी वहीं पड़ा है और इंस्पेक्शन भी वहीं पड़ा है, और अब वो मेंटेनेंस वाले तो नहीं कंज्यूम कर रहे सिर्फ रेंट। तो ये कहना चाह रहा है कि स्टिल कुछ ना कुछ एलोकेशन करनी पड़ सकती है, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन हम करते थे। तो कोई नहीं, वो कॉस्ट पूल्स के अंदर डाल देंगे और उसके बाद, लेकिन वो प्योरली फिर मेंटेनेंस का कॉस्ट पूल तो ना रहा ना, जैसे इन्होंने कहा था, उसमें फिर भी बहरहाल कोई 2-4 चीज़ें तो और आ गई ना, तो ये उन्होंने कहा जी ये लिमिटेशन है इसका, ठीक है? और जी, यानी आपने सारा पढ़ा था, यानी आपने आई की किताब भी पढ़ी थी, वो पढ़ लो ना फिर। अब इसको भाई अच्छे से पढ़ना है, सवाल होगा जवाब मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। बोल दूं इसका नाम? हमने शुरू किया था कल मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। इसमें मैंने आपको कहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में फुल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है जी? फुल कॉस्ट पे मुश्तमिल होती है। फुल कॉस्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तो होते ही होते हैं, फिक्स्ड FOH को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। यही नॉर्मल अकाउंटिंग आज तक आप पढ़ते आए, तभी तो एंड पे मैंने लिखा था यूजेस में कि ये आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होती है। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और ये जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये सेठ साहब की अकाउंटिंग है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। सेठ साहब जैसे कहें वैसे वर्किंग करके दे देते हैं, वैसे फिजिबिलिटी बना देते हैं, वैसे कैलकुलेशन कॉस्ट की कर देते हैं। आगे जाके देखेंगे, कहेंगे यार एक ऑर्डर आया है, बाकी फैक्ट्री तो बेहतरीन चल रही है लेकिन थोड़ी सी कैपेसिटी स्पेयर है, एक नया बंदा आया है, ये नया कस्टमर है, आप इसको सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ही काम करके दे दो, प्रॉफिट ना कमाओ, क्योंकि ये फ्यूचर में हमें अच्छा बिजनेस दे देगा। अब सेठ साहब ने दे दिया, आप कॉस्टिंग करके, तो उन्होंने कहा क्या प्राइस कोट करें उसको, अब आप कौन से स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है? सेठ साहब ने बोला है, तो ये सेठ साहब की अकाउंटिंग है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं, यहाँ पे बुजुर्गों की प्रैक्टिसेस चल रही हैं ये सारी की सारी, ठीक है ना? अच्छा, तो फुल कॉस्ट मतलब
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी इसमें। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। फिर कहाँ जाना है उसने एज अ पीरियड कॉस्ट किसी पीरियड में जिसमें इनकर हुई उसी के अंदर चार्ज हो जाना है। पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट का फ़र्क भी याद है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट की जो है वो खसूसियत ये है कि वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव कर जाती है, इसीलिए तो उसको पीरियड कॉस्ट नहीं कहते, क्योंकि पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में आए, जिसमें इनकर हुई उसी में आ गई। अब प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे आगे मूव कर जाती है, आपने प्रोडक्शन गुड्स की प्रोडक्शन की, उन पे कॉस्ट इनकर हुई, फिक्स्ड, आप एब्जॉर्प्शन वालों ने फिक्स कॉस्ट को भी उसके अंदर शामिल कर दिया अगर, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में एफओएच शामिल हो गए, फिक्स्ड एफओएच, ठीक है। अब वो चीज़ें बिकी ही नहीं, तो जब तक चीज़ें बिकती नहीं है, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था पीआरसी के अंदर कि वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो एसेट है, वो एक्सपेंस नहीं बना अभी। तो इसका मतलब एसेट है तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया, ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखेगा और अगले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक फिर कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगा। अब इनकर हुई कॉस्ट इस पीरियड में चली गई अगले पीरियड में, ये है पीरियड, ये है प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन पीरियड कॉस्ट क्या होती है, जो जिस पीरियड में इनकर हुई उसी में चार्ज हो गई, उसने आगे नहीं जाना। सेलिंग एडमिन फिक्स का खर्चे जो नॉर्मली होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो हम फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं, लेकिन मार्जिनल में इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, बल्कि इसको एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर फिर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है, फुल कॉस्ट नहीं। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। वेरिएबल मार्जिनल एक ही बात है, मार्जिनल इंक्रीमेंटल। मार्जिनल किसे कहते हैं, इंक्रीमेंटल। एक यूनिट बनेगा तो 10 रुपये लगेंगे, मतलब मिसाल के तौर पे 2, 4 और कितने बन गए 4, चलो इसको कर लो, कितना बच 3, ये मसलन 10 रुपये की कॉस्ट है, एक यूनिट बनेगा 10 रुपये लगेंगे, 2 बनेंगे 20 लगेंगे, 3 बनेंगे 4 बनेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री का रेंट। एक यूनिट भी ना बने इनकर होगा, 10 बने तब भी उतना ही होगा, 50 बने तब भी उतना ही होगा, पढ़ाया था शुरू में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं जी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम वाली कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट नहीं होती। फिर एफओएच को क्या करते हैं जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले इसको कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, मार्जिनल वाले इसको नहीं बनाते कॉस्ट का पार्ट, बल्कि इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं एज अ पीरियड कॉस्ट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट गिवन ना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करके इसको निकाल लेंगे। वही फार्मूला है जो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, बस यहाँ पर ले क्या लिया, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही पर यूनिट करके आपने ऊपर रख लिया ना, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन गई, छोड़ थोड़ा ही दिया हमने। पर ये OAR सिर्फ हम किसका निकालते हैं, क्योंकि वो भी पर एक यूनिट के हिसाब से ही जो है वो इनकर हो रही होती है वेरिएबल कॉस्ट, तो पर यूनिट वेरिएबल अलग कर दी ना। अब फिक्स कॉस्ट ऐसी है जो एक खास अरसे के लिए है और कॉमन कॉस्ट है, और वहीं पर सारे खर्चे सारे काम हो रहे हैं, तो कॉमन कॉस्ट सबको एलोकेट होनी होती है। तो असल में फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट को ही हम एब्जॉर्ब करवाते होते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे अलग कर लिया चैप्टर में आके, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड एफओएच जो मैंने कहा था कि ये पार्ट है, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज पार्ट ऑफ, हो गया, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर बिक जाए तो, और पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड स्टॉक अगर अनबिक्ड हो तो, ठीक है जी, डन। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि P&L में जीपी के बाद पीरियड कॉस्ट के तौर पे एक्सपेंस आउट कर देते हैं। तो इसलिए ये फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट जो होती है, ये ना कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी नजर आएगी आपको, जो बिकी हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं होगी, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, और जो नहीं बिकी हैं उनमें भी फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट शामिल नहीं होगी, बल्कि फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट तो उसी पीरियड में पूरी की पूरी एक्सपेंस आउट होगी। अभी फॉर्मेट देखते हैं। फिर वेरिएंस आएगा ही इसमें, जिसमें एब्जॉर्ब करवाया था अंदाजे से और एक्चुअल आया बाद में एंड, जबकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में दरअसल एक्चुअल एफओएच को ही, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच जो है
actual FOH are recorded, are charged as expense या as period cost in P&L। तो जब हमने ले ही एक्चुअल वाले लिए, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या है, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट डालते ही नहीं है, फिर तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई। हमें पता है एक यूनिट बनेगा तो इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, इतने वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, फिक्स ओवरहेड एक्चुअल नहीं पता, एंड पे पता लगने, ठीक है, अंदाजे से, क्योंकि प्रोडक्शन भी ऊपर नीचे हो सकती है, हम तो अंदाजे की बुनियाद पे पहले ही एक रेट निकाल के चार्ज कर रहे होते थे। तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग में चले गए तो हमने ये अप्रोच छोड़ दी। जब ये अप्रोच छोड़ दी तो पीरियड के एंड पे जाकर एक ही बार जो एक्चुअल आ जाएंगे उन्हीं को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमारी फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, जाहिर है फिर हम दिमाग के अंदर प्रॉफिट्स को कुछ ज़्यादा रखेंगे दिमाग के अंदर, वैसे बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे थे, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट की कॉस्ट फुल कॉस्ट है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रोडक्ट ही पड़ी होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी फिर क्या होगी, फुल कॉस्ट। तो जितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के अवेलेबल हैं, अगर आप फुल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक की आपको कॉस्ट निकाल देगा। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हुआ करेगी, उसके लिए आपको पता हो अगर मुझे फुल कॉस्ट मिल जाए पर यूनिट मटेरियल, पर यूनिट लेबर, पर यूनिट वेरिएबल और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं इन उसकी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव नेम्स भी यहाँ पर आपको बता दिए थे और यूजेस भी बता दिए थे, ठीक है। डन। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए और कोई भी ऐसा टास्क, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं, और मार्जिनल कॉस्टिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। क्या, हाँ स्पेशल ही हो गई ना सेठ साहब, स्पेशल क्या हर महीने में भी हो सकती है, ये इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंट्स होते ही इंटरनल, ये मैनेजमेंट अकाउंट्स कभी भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं मिलते, ये आपकी मैनेजमेंट के पास ही होते हैं। आपको पता है गरीब वालों को एक एसी कितने में पड़ रहा है, मैनेजमेंट को पता होगा। अब मैनेजमेंट के साथ जो कॉस्टिंग हो, कॉस्ट अकाउंटेंट को पता होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट को तो नहीं पता होगा एक एसी कितने में पड़ रहा है। बात समझ आई। हाँ वो अलग बात है कि आप कर सकते हैं, वैसे बात कह रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो इस चीज़ का जिक्र इस तरह से नहीं होता कॉस्टिंग का, कि कॉस्ट कैसे कैसे करके हमने बनाई है, आम आदमी को नहीं पता होता। फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी पता लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी को क्या पता, मुझे आपको क्या पता कि गिरी का एक एसी इनको कितने का पड़ रहा है, ठीक है, सही है ना। ये तो राज होता है हर कंपनी का अपना। अच्छा जी, अब भाई नोट्स तो इनको मंगवा दो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के, मैंने भेजे भी हैं, पता नहीं कि नहीं, मैंने नहीं भेजे मुझे लगता है। पॉज करो ज़रा। अच्छा जी, अब फॉर्मेट बना लेते हैं जी, अब हमने जो यूज़ करना है फॉर्मेट, ठीक है। तो हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएं अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, तो कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी। प्रॉफिट स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ उस्ताद को चीटर कह रहे हो, मतलब हैं, हाय या अल्लाह। हमारे साथ एक आप साहब होते थे, अभी भी वैसे माशाल्लाह हैं, जिंदा सलामत हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो अक्सर यूँ कहा करते थे, या अल्लाह या इन्हों चक लै या मैनू छड़ दे। मैं नहीं कह रहा ये ऐसे जी। प्रॉफिट स्टेटमेंट रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी
एक लाइन छोड़ी क्यों है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, वो आमने सामने के लिए मसला है, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद लेस करेंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पता है ना, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से लेस हो जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। नॉर्मली सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, लेकिन एडमिन नॉर्मली सिर्फ फिक्स्ड ही होते हैं। बेसिक्स में थोड़ा बहुत ये बताया भी था। सेलिंग के अंदर क्या वेरिएबल हो सकता है, कमीशन हो सकता है ना, कमीशन वेरिएबल है। मतलब उन्होंने कहा जितने यूनिट बेचोगे उतना कमीशन, या जितनी सेल रेवेन्यू करोगे उतनी परसेंटेज आपको ही मिलेगी। तो उस सेलिंग एक्सपेंस के अंदर वेरिएबल भी हो सकता है पोर्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग मार्केटिंग जो होते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप निकालना चाहेंगे कॉस्ट, तो आप कहेंगे जी सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। नहीं लिखना, क्यों नहीं बोले आप लोग? सेलिंग एक्सपेंस कोई भी होगा वो सेल यूनिट्स के साथ होगा, प्रोडक्शन के साथ नहीं। हाँ वो अलग बात है हमारे सवाल में दोनों सेम हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक ना हो, लेकिन अच्छे सवालों में ऐसा नहीं होगा। ओके अच्छा, उसके बाद तो फिर ऊपर भी लिख आते हैं सेल रेवेन्यू कैसे निकलना है जी। सेल रेवेन्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सोल्ड यूनिट्स। यूनिट सोल्ड या सोल्ड यूनिट्स एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग मार्केटिंग, ठीक है। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो ये सारे खर्चे आपने इस तरह से लिख लिए और आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट पर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट निकल आएगा। ये लैंड किधर गई? प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक हो गया जी। कोई मसला नहीं लगा आपको, वजह क्या है? यही तो सारी जिंदगी से बनाते आ रहे हैं। ओके अच्छा, जब हम आए मार्जिनल कॉस्टिंग में तो रेवेन्यू रेवेन्यू ही रहा। रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ना है, यानी वही सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सोल्ड यूनिट्स। अच्छा, अब लेस करना है आपने, जरा सोच के बताओ कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल को। कॉस्ट ऑफ सेल जरा याद करो, बेसिक्स में जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना था और फिर मैंने कल परसों भी करवाया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर होता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब यहीं पे तो फर्क है। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट होगी, अगर मार्जिनल यूज कर रहे हैं तो नहीं होगी। इसका मतलब अभी ये वर्किंग करेंगे, इसकी ना हम वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग 1 में अभी ओपन करता हूं, ठीक है। जबकि यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आया करेगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, फिर इस सिस्टम में हम 2 कर दो, आज अलग अलग बना देता हूं। इस सिस्टम में हम सारी वेरिएबल कॉस्ट को सेल में से माइनस करेंगे, और अगर वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स में से माइनस कर दिया जाए तो जो चीज़ आती है उसका नाम डिसीजन मेकिंग में आप बहुत यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो लेस कर दें अगर इसमें से आप वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है जी, वही वेरिएबल, क्योंकि सारे वेरिएबल खर्चों को आपने इधर लाना है। तो कैसे निकालेंगे जी? वही जैसे पहले लिखा था, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू
सोल्ड यूनिट्स, ठीक है, ओके। क्या दो दफा हो गया? वेरिएबल, वेरिएबल दो दफा लिखा गया था। अच्छा, तभी मैं कहूँ वेरिएबल सेलिंग, जरा फॉर्मूला पूरा नहीं हो रहा जी। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड, बड़ा टेंशन में था मैं कैसे पूरा करूँ। अब ये माइनस हो गए तो आंसर इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट बट द आंसर इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या कहते हैं इसको जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बेसिकली ये पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको। कंट्रीब्यूशन का मतलब दरअसल क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, यानी ये वो फिगर है कंट्रीब्यूशन की कि अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो आपका लॉस है। अभी फिक्स कॉस्ट रहती है ना, हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर माइनस कर दी सिस्टम में, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ मिसाल के तौर पे बचा कंट्रीब्यूशन 100 और आपकी फिक्स कॉस्ट है 120, तो 100 में से 120 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। और अगर आप 100 की कंट्रीब्यूशन वाले हैं और 100 ही फिक्स कॉस्ट है तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे भी सही। और अगर आपकी कंट्रीब्यूशन है 130 और फिक्स कॉस्ट है 100 तो अब 30 रुपये का क्या आ गया? प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन दरअसल लफ्ज जो है इसका मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। तो जब ये फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है तो उससे ऊपर फिर प्रॉफिट शुरू होता है। खैर ये बिल्कुल भी रेलेवेंट बात नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में आपको फिर कंट्रीब्यूशन समझाया जाएगा। लेकिन चलो इतना तो याद रह जाएगा तब तक कि कंट्रीब्यूशन निकलता कैसे है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट्स, चाहे वो वेरिएबल ना, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट्स मैंने बोला। अब वो कॉस्ट सेलिंग वाली भी हैं, वो प्रोडक्शन वाली भी हैं, ठीक है। सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें सेल प्राइस में से, पर यूनिट करेंगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, टोटल में से करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपने लेस करना है। अब सारी वेरिएबल कॉस्ट आपने ऊपर रख ली ना, तो यहां पर आप क्या लेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स। क्या लेंगे जी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, जिसके अंदर अब आपकी फिक्स्ड फैक्ट्री की कॉस्ट भी फिक्स्ड, एफओएच कॉस्ट भी इधर ही आ जाएगी। तो यही तो फर्क ऊपर आपको बता के आया हूं, ठीक है, कि यहां पर क्या हुआ था, यहां पर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल हो गई है, जो बच गई होगी वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होगी, ठीक है ना। लेकिन इधर यहां सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली, तो फिर फिक्स कॉस्ट कहां जाती है? मार्जिनल कॉस्टिंग में एज अ पीरियड कॉस्ट हम उसको पीएनएल के अंदर जिस पीरियड में इनकर हो रिकॉर्ड कर देते हैं। और करते भी कौन सी वाली हैं? एक्चुअल। तो जब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ही हमने यहां से माइनस कर देनी है तो फिर वेरिएंस का कोई सवाल पैदा होता है? उसके बाद वेरिएबल सेलिंग तो ऊपर चले गए, यहां पर कौन से आ जाएंगे? फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एडमिन तो पहले ही इधर थे, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, और आप पहुंच जाएंगे जनाब प्रॉफिट पे, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये दोनों प्रॉफिट्स डिफरेंट हो सकते हैं या सेम होंगे? हमेशा सेम होंगे? हमेशा सेम नहीं होंगे, सेम हो ज़रूर सकते हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्शन बराबर हो जाए सेल के तो प्रॉफिट सेम हो जाएगा। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं। तो अगर एब्जॉर्प्शन वालों ने कॉस्ट ऑफ सेल में डाला हुआ है फिक्स्ड एफओएच को, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सारा इधर एक्सपेंस में पड़ गया, और मार्जिनल वालों ने इधर डाला हुआ है तो वो इधर पड़ गया। इनका अंडर ओवर का मसला होता है, लेकिन वो अभी वर्किंग बताता हूँ, वो यहाँ हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो फिर ये दोनों प्रॉफिट्स सेम नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है, इन्होंने तो पूरी फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज कर दिया, जबकि उन्होंने पीएनएल के अंदर सिर्फ उतनी ही फिक्स कॉस्ट ली है जितनी चीजें बिकी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल हुई है। क्लोजिंग स्टॉक वाली तो यहां से निकल कर बैलेंस शीट में एसेट बन गई है, ठीक है। तो ये फर्क जानकर जीते रहे इंशाल्लाह, देखते रहेंगे आप, आसान टॉपिक है बड़ा, ठीक है जी। अच्छा, अब बात क्या जी सामने आई? हमें वर्किंग चाहिए। नाम क्या है जी इस वर्किंग का? बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वर्किंग 1 हम करेंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। मैं ये अब फिलहाल अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन जब हम सवाल करना शुरू करेंगे ना बच्चों, तो हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बेशक अलग अलग भी रखेंगे, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग है ना,
ये मैं आपको इकट्ठी करा दिया करूँगा। यानी कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग एक बार दी, यहाँ मार्जिनल, जहाँ एब्जॉर्प्शन, तो उसमें बार बार लिखने से बचत हो जाएगी इंशाल्लाह। वो वक्त आने पे करेंगे, फिलहाल ज़रा आज पहला दिन है, वह फॉर्मेट करके छुट्टी है, फिर ट्राई करना हो तो पहला सवाल कर लेना। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जी कैसे निकलेगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेल यूनिट्स के साथ, है ना? बोलो। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यही तो मैं कल परसों से आपको बोल रहा हूँ कि सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो बस ये असूल है प्रोडक्शन यूनिट्स। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, ये निकलेगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नॉर्मली पर यूनिट भी गिवन हो सकती है, पर आर भी मैं कहता हूँ पर यूनिट गिवन है, ठीक है? इनटू नहीं हो तो हम पर यूनिट कर लेते होते थे, कोई मसला थोड़ी। प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। फिर जी वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट कैसे निकालोगे जी? अगेन उसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। पता नहीं, अगर अलग होगा तो वही यूज कर लेंगे, इकट्ठा पड़ा होगा तो हाई लो करके अलग करना पड़ेगा और फिर यूज करेंगे अलग अलग। यही तो सीखा हुआ उधर, अब यूज करना पड़ेगा जब करेंगे। फॉर्मेट यही है, वेरिएबल कॉस्ट अलग, फिक्स कॉस्ट अलग। अब वो अलग अगर अलग अलग दे देगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देगा तो अलग करना सिखा दिया हुआ आपको हाइलो मेथड से, ठीक है? ओके। उसके बाद जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रहा है ना जी, तो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमने कहा जी उसके लिए जी मैं वही बहरहाल फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट। अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है ना पर यूनिट, ये बेसिकली इसको हम कहा करते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है? ये फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट है, ये असल में वही OAR है, OAR। तो जो OAR सवाल में गिवन होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो निकालेंगे फॉर्मूला से। और ये कर क्या रहे हैं? ये एब्जॉर्ब करा रहे हैं एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट में। यानी ये फिक्स्ड एफओएच कौन से हैं, एक्चुअल या बजटेड? ये दोनों में से नहीं है, ये तो एब्जॉर्ब्ड है। अड़ गए थे तुम, अड़ गए थे, तुमने भी नहीं बोला, जहन में आ रहा था, अभी तो बोला। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या निकल रहे हैं? ना बजटेड ना एक्चुअल, बल्कि एब्जॉर्ब। तो यही तो इस सिस्टम में पढ़ के आए थे। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है? तो यहां पे लिखो ये कौन से वाले एफओएच हैं? ये फिक्स्ड एफओएच कौन से हैं जी? एब्जॉर्ब्ड वाले, ओके? इसीलिए तो इनके पास वेरिएंस ने भी आना है, क्योंकि एक्चुअल और होंगे। चलो खैर, अच्छा, अब ये जनाब आपकी आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आ गया जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है। सवाल में है कहीं? मेरे सवाल में नहीं है ना, मैंने बोला नहीं है, मेरे सवाल में नहीं है। होता तो बताया हुआ है ना। वो ये समझ आ रही है बेटा तुम्हें? हाँ, थोड़ा थोड़ा है ही फॉर्मेट, सवाल में समझ आएगी, जाहिर सी बात, ठीक है? अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई आपके पास टोटल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स को लेकर। सवाल में समझ आएगी, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बस आराम से फॉर्मेट समझे, फिर जाहिर है फिगर्स आएंगी तो पता लगेगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, अच्छा वर्क इन प्रोसेस होगा तो वो भी आ जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंच गए, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस और क्लोजिंग माइनस तो कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अभी सवालों में, बल्कि इस पूरे चैप्टर में एक ही सवाल है जिसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग है, और वो वैसे ही मैंने आपको तकरीबन 100वें लेक्चर पे जाके करवाना है, जब प्रोसेस कॉस्टिंग करा दूंगा, उससे पहले कर नहीं सकते, ठीक है? तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि फ़िलहाल तो मैं डायरेक्ट यूँ लिख सकता हूँ, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे,
तो हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। अच्छा, अब अगला सवाल पैदा होता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट, ओपनिंग फिनिश की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो उसका जवाब सुन लें, नॉर्मली ये गिवन हुआ करेगी, नॉर्मली, क्योंकि ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग होगा, नॉर्मली गिवन होगा। अच्छा, नहीं गिवन होगा तो भी कोई डेटा होगा, निकाल लेंगे, मैंने क्या बोला है फिलहाल, नॉर्मली ये गिवन होगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। अब वो बता दो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान काम है। रेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मसला ये है कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स कर दिए, कॉस्ट पर यूनिट टोटल प्रोडक्शन, तो ये क्या है, बेसिकली टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकली पड़ी है। अब इसी से ही पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड अगर हम कर दें टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को पकड़ा करेंगे और उसको डिवाइड किया करेंगे टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, ये निकल आई पर यूनिट कॉस्ट। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स के साथ, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकल आया करेगी। ये बात समझ आई है? बाकी नहीं समझ आई तो कोई नहीं, आ जाएगी। अभी तो भाई मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया, सोचो ना, पहला सवाल भी अभी तक नहीं किया, इंशाल्लाह सब समझ आएगी। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट, स्टॉक का कॉस्ट, और लेस होती है क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट, और आप पहुंच जाया करते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मसला है, ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है जिसमें आपने यहाँ पे कौन से वाले एफओएच लिए हुए हैं, एब्जॉर्ब। अब पीरियड का एंड आएगा तो आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब चेक करेंगे। अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कम एब्जॉर्ब करवाए हैं तो आप कहेंगे यार अंडर एब्जॉर्ब रह गए, कॉस्ट ऑफ सेल में इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा लिए हैं तो क्या कहोगे, भाई इनको माइनस कर दो। लेकिन ये पहले निकालने हैं उधर अपने रूल के हिसाब से, जैसे सिखाया था एब्जॉर्ब और एक्चुअल के डिफरेंस से। फिर अगर अंडर निकले हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करो क्योंकि कम एब्जॉर्ब हुए, और ओवर निकले हैं तो माइनस। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? मैं समझता हूँ कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए आज तो, लेकिन आ रहा है, शुक्र है। सवाल जो नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट है, गपशप है। जी सॉरी भाई बिल्कुल आ सकता है, वैसे नहीं, वैसे क्या बोला आपने? नहीं, सेल वाले कहाँ गए? आप कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से हम ओपनिंग को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ गई? आपकी एक इक्वेशन है, बचपन में पढ़ी है आपने, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, लेट्स से, ठीक है, उसके बाद आप बचपन वाली पढ़ें, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सेल्स, असल में ही होता है। यानी आपके पास ओपनिंग के अंदर 10 यूनिट पड़े थे, आप बाज़ार से ख़रीद के लाए 70 यूनिट, और अभी भी आपके पास क्लोजिंग में पड़े हुए हैं 15 यूनिट, तो बाकी फिर किधर गए भाई? कितने सोल्ड हुए? ठीक है, अब समझ आई है? तो ये इक्वेशन है। अब प्रोडक्शन की वजह, परचेज की वजह प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा चलें, छोड़े, आ जाएगी समझ। अंडर एब्जॉर्ब हुआ, अंडर एब्जॉर्ब्ड एफओएच हुए तो क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल में उनको ऐड कर दोगे। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड हुए तो उनको माइनस कर दोगे। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी इस फॉर्मेट में पहले निकलेगी वो कॉस्ट ऑफ सेल होगी अनएडजस्टेड। इसको क्या कहेंगे हम, ये कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी है जी, अनएडजस्टेड। फिर आप इसमें एडजस्टमेंट करोगे तो ये कॉस्ट ऑफ, किसकी एडजस्टमेंट, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बन जाएगी एडजस्टेड, और ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल फिर आपकी उठकर चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया? खर्चा जिस पीरियड से रिलेट कर रहा है चंद माई, उसी से ही माइनस कर रहे हैं।
जी, वो पिछले पीरियड में खर्चा नहीं ना बना था बेटा। जो ओपनिंग स्टॉक होता है पिछले पीरियड क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो इसमें भी फिक्स कॉस्ट है। तो फिर क्या हुआ? तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट इस पीरियड की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट से डिफरेंट होती है। तो पिछले पीरियड में बिका नहीं था, यही तो प्रोडक्ट कॉस्ट की खुसूसियत है। जो बिका है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया। कॉस्ट ऑफ सेल अगर सेल से डिफरेंट है तो फिर बात करो। जिस पीरियड में अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बना अगले पीरियड में तभी तो आया है, तो पिछले पीरियड का एक्सपेंस है ही नहीं। पिछले पीरियड में क्लोजिंग पे वो एसेट था, अभी एक्सपेंस बना है। ओके ठीक है। अब उसमें जाहिर सी बात है पिछले पीरियड के स्टॉक के अंदर कॉस्ट डिफरेंट होगी, इस पीरियड की डिफरेंट होगी। यही तो फर्क है, क्योंकि इस पीरियड की प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट हो गई होंगी, तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट डिफरेंट होगी, करंट पीरियड की प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट होगी, और क्लोजिंग इस साल के स्टॉक में से नॉर्मली होता है तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। बिल्कुल होगा, ये तो होगा, बट आहिस्ता आहिस्ता होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। क्या तो चीटर, पहले भी तुमने कहा थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे, ये तुम चीटर हो, तुम चीटिंग करते हो तुम, है ना? हाँ हूँ, फिर जाओ कर लो जो करना है। मेरा पेपर पास है भाई, तुमने पास करना है, इसलिए तुम्हें दोबारा लिखना चाहिए इसको घर जाके। ठीक है, मैं जब पढ़ता था तो मैं दोबारा लिखता था। फाइनल का मुझे याद है, हमारे उस्ताद क्लास में सवाल कराते थे, मैं क्लास में नोट करता था, घर आके उस सफ़े को वो मैं अलग सफ़ों पे नोट करता था, फिर उसको फाइल में लगा देता था। ये नहीं होता प्रिंटर का रीम जो होता है उसको उसके ऊपर, और वो 5 मशीन एक रखी थी, वो करके फिर लगा दिया बीच में। अब वो सवाल जो क्लास में हुआ उसको छुपा दिया। अब घर आके जैसे कंसोल्टेशन है फाइनल का, जैसे मिसाल एक सवाल किया जो घर सर ने कराया था, वो दोबारा किया, कहाँ सही होता था। ओहो क्या गलती होगी, देखा गलती होगी, फिर उसको दोबारा साइड पे रखा, फिर किया, वो गलती सही होगी, वो नहीं गलती होगी अगली दफ़ा में। तो ऐसे करके बंदा कर सकता है। उसी तरह से आपको सिखाया जाता है कि खुद करो, एक बार सवाल पूरा कर दो, यही मेहनत काम आएगी। यही जो है वो इसरार और रुमूज़ हैं, ठीक है, चीज़ों के। आपको तो दरख्त पे चढ़ना भी सिखा दिया है, मतलब बिल्ली होने के बावजूद। लो भाई, ये फ़र्क है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगी, और जब ये शामिल नहीं होगी तो फिर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो एडजस्टेड ही होगी। इसमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। ठीक है जी। जी बेटा, हाँ आएंगे। हाँ सॉरी यार, नहीं इम्प्लाइड क्यों है यार, गलती है, मेरी गलती है। एक मिनट में ज़रा मिटा लूँ, फिर पूछता हूँ क्या कह रहे हो जी। क्या कहा आपने, क्या गलती हो गई? अच्छा जी, ले जी, ये जनाब आपके फॉर्मेट्स हैं। ओके, और अब एक और रिक्वायरमेंट जो आई कैप की बहुत फेवरेट है, वो पता है क्या है? जैसे अगर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो आपका प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं सेम होगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो आई कैप फिर ये एक रिक्वायरमेंट और भी डालता है कि इन दोनों को रेकनसाइल करके दिखा दो। तो एक रेकनसिलेशन हम बनाएंगे, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह कल ही, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल इस फॉर्मेट की पिक्चर बना लें। नोट करने वालों ने नोट कर लिया होगा। फ़र्क समझ आया? फ़र्क है किस चीज़ में? इधर देखो ज़रा, फ़र्क क्या है देखना ज़रा, एक मिनट ज़रा देख लेना, पहले तस्वीर ना खींचना, एक मिनट ज़रा रुक जाओ, इधर देखना ज़रा, देखो ज़रा। फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हुई, हो गई शामिल, और ये फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो गई, इधर भी आ गई, इधर आ गई तो फिर इधर भी आ गई, और ओपनिंग में भी पिछले साल की ऐसी पड़ी होगी। और चूंकि यहाँ पर आपको एब्जॉर्ब्ड एफओएच करने पड़े थे तो आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी। लेकिन जब आप
मार्जिनल कॉस्टिंग में आए तो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट आप देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा जब यहाँ पर नहीं आई तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी शामिल नहीं हुई, फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी शामिल नहीं होगी ना, ओपनिंग में होगी। पिछले पीरियड में भी यही सिस्टम चल रहा होगा, ठीक है। और चूंकि आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच लिए ही नहीं बल्कि इस सवाल में क्या किया, एक्चुअल एफओएच ही ले लिए, तो अंडर ओवर का भी सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। अब रेकन्सिलिएशन की तरफ कल जाएंगे, लेकिन मेरे इसे दिल में आ रहा है आप आज का दिन फारिग रहें, मुनासिब नहीं है। इसकी पिक्चर लें, मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। होगी पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़िएगा। दिलबर एसोसिएट, इधर से पढ़ लीजिए। आप मेरे इतने दिलबर स्टूडेंट्स हैं कि आप मेरे दिलबर एसोसिएट्स हैं और आप ये सवाल ट्राई करेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच मंथ। अब ये बस मसला है कि 4 महीनों का इसको करना है, एंडेड बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अब फॉर्मेट वही है, मैंने सारा फॉर्मेट पिछली दफ़ा जब वन नोट पे एक बार सॉल्व किया था ना, उसके बाद से कॉपी करके रखा हुआ है। यानी कि वो कॉपी करता हूँ, फिर लिखा हुआ मिटा देता हूँ जो सॉल्व किया हुआ है, ताकि लाइनें लगाने से मैं बच सकूँ। तो इधर देखें जी, बेसिकली मैंने यहाँ पर ये एक फनकारी सिर्फ कर दी है। आप अगर ऐसे कर लेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा। मार्जिनल कॉस्ट 3, असल में 4 महीनों का जालिम ने इस सवाल में पूछ लिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी 4 महीनों की बनाओ और मार्जिनल की भी 4 महीनों की बनाओ। अब उससे हुआ क्या, ये मैं 4 महीनों की अलग अलग बनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने ये देखो फॉर्मेट इतना सा सिर्फ आपको पढ़ाया है। प्रॉफिट स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये लिखा रह गया, सॉरी मैंने बाकी तो मिटाया है, चलो खैर लिखा रहे, अब तो लिखा जो रह गया, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी और ये सेल। अच्छा मज़े की बात, सेल तो सेम ही रहती है, ठीक है। तो इसलिए एक दफ़ा इधर वर्किंग हो गई तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाली के अंदर भी वही उठा के लिख लोगे, कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा। फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग 1 से आएगी, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल फिक्स्ड, ठीक है। फिर प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसमें फिक्स मार्केटिंग फिक्स्ड एफओएच भी आ गया, प्रॉफिट मार्जिनल वाला आ गया। फिर ये रेकन्सिलिएशन बस आपने नहीं बनानी, बाकी सारा आपको करा दिया। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सवाल में गिवन है सारा, भी सवाल पढ़ाता हूँ फिर छुट्टी है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड अलग फिक्स्ड ओवरहेड अलग एब्जॉर्ब वाले, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ओपनिंग गिवन होगा, क्लोजिंग निकालेंगे, फॉर्मूला की जगह छोड़ी हुई है मैंने लाल से लिखा था, ये क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा, फिर अगले पीरियड की प्रोडक्शन, फिर क्लोजिंग एंड सो ऑन। यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, अंडर ओवर यहाँ निकालोगे, एब्जॉर्ब्ड ये पड़े हैं, एक्चुअल सवाल में होंगे, ठीक है। अब ये सारी बातों को सामने रखते हुए फॉर्मेट पिक्चर लेनी है ले लो, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट की पिक्चर लो पहले, ऐसे ही ज़रा पिक्चर ले लेने से ज़रा करने में हेल्प मिल जाएगी। ये पहला सवाल ऐसा क्यों दिया है, प्रैक्टिस टिका के प्रैक्टिस हो जाए, ताकि फिर सवाल करें ना, फॉर्मेट को तो ना दिमाग के अंदर बिठाना पड़ रहा हो। तुम्हें मसला लग रहा है, कोई लेक्चर तो नहीं छुट्टी की हुई तुमने बीच में, कोई क्वेश्चन तो पूछते क्यों नहीं? अच्छा चलो, सवाल करना फिर समझ आ जाएगा, ये सवाल ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल का ये फॉर्मेट है, ये कल इंशाल्लाह सामने आएगा, ये होता क्या है कैसे निकलता है, आराम सुकून से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी कोई नहीं। जो पिछले 2 टॉपिक्स के साथ हशर हुआ है ना, इसके साथ भी वही होगा इंशाल्लाह। 1 हफ्ते के बाद आपने कहना है बस अब कहीं और ले चलें हमें, थक गए हम। आज अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, अगला हफ्ता पूरा देंगे इसको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को, ओके। अब टॉपिक को जब तक उसका जूस नहीं निकलना हमने नहीं छोड़ना, टेंशन न लिया करें, ठीक है। पहला दिन तो ऐसे भी समझ क्या आनी। अब सवाल को एक नज़र डाल लेते हैं, सस्पेंस रखें सवाल में, सस्पेंस रख देते हैं। चलो जी, दिलबर एसोसिएट आपका होमवर्क है। अगेन बड़ी ज्यादतियां चल रही हैं आप लोगों के साथ,
बाहर जाके बताते होगे ऐसा जालिम उस्ताद है, नया टॉपिक शुरू कराता है, पहला सवाल हमें होमवर्क में दे देता है। हाँ तो फिर फायदा भी आपका ही होना है, पर्चा भी आपका ही पास हो जाना है। ठीक है, तो बस जितनी डिस्कशन की ना, समझो बस यही सी डिस्कशन, खत्म हो गया सेशन आज हमारा। कल आईकेप का पर्चा था और दिलबर एसोसिएट वाला सवाल आ गया। अब क्या हाथ पांव मारने हैं, बस वैसे ही हाथ पांव मार देना। आधा सवाल तो सभी सही कर लोगे, बस अपने ऊपर तारीफ किया करो इस कैफियत को कि मैं आईकेप के पर्चे में बैठा हूं, ये आईकेप का सवाल है। ठीक है, करोगे इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज।